The London Top Show is sponsored by Khata Book. Business हुआ easy. झंझट से मुक्ति, खाता बुक से दोस्ती। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। देश भारी आपाधापी में है, दवाओं, ऑक्सीजन और हॉस्पिटल बेड्स की आपाधापी। मुख्यमंत्रियों की प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग होती है और मीटिंग में कहा जाता है कि देश संगठित रहेगा तो संसाधनों की कमी नहीं होगी। दवाओं के लिए भागदौड़ हो रही है, ये कितनी सही है और इनकी कितनी ज़रूरत है हमें, ये सब बताएंगे। लेकिन सबसे पहले दिन का वीडियो। क्या हुआ डॉक्टर साहब, बताइए क्या हुआ डॉक्टर साहब? चला के मार के चला गया, क्यों मरा है? अरे यार ये लोग डॉक्टर के साथ धक्का मुझे जब पता तब धमकी देता मारता है। पहले बोलता है कि मंगल पांडे भेजे है, स्वास्थ्य मंत्री भेजे है, मुख्यमंत्री भेजे हैं। लोग समस्या नहीं बताता, सीधे आके धमकी दे रहा हम लोग को। ऐसा दबाव के माहौल में हम लोग काम नहीं कर पाएंगे। हम एपीओडी है, अभी सर्जरी विभाग में असिस्टेंट पीओडी है। मुझे कहा गया कि ये लोग आनंद किशोर के आदमी हैं, अपना सूट बूट और अपना डिग्री दिखाइए मत, हम आपको बता देंगे कि हम लोग क्या कर सकते हैं। मेरे डॉक्टर साहब इन्होंने धक्का दिया, हाँ, और धक्का देके बोला कि ना अपने हद में रह। ये वीडियो बिहार के नालंदा मेडिकल कॉलेज पटना का है। डॉक्टर कह रहे हैं कि मरीज के साथ आए परिजनों ने उनकी पिटाई की। आरोप है कि ये परिजन स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का नाम लेकर डॉक्टरों को धमका रहे थे। डॉक्टर लल्लन टॉप के कैमरे पर कह रहे हैं कि ऐसा होने से हम लोग काम नहीं कर सकेंगे और परिजन कह रहे हैं कि डॉक्टर उन्हें इधर से उधर भेज रहे हैं, काम टाल रहे हैं। हमें इस वीडियो से सीखना चाहिए, जब इस देश की सांस को बचाने का पूरा दारोमदार इस देश के डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों पर हो तो हमें बहुत ज़्यादा धैर्य से काम लेना होगा, बहुत संयम से। भले ही हम कितने ही दुख में क्यों ना हो, दुख का प्रतिशोध किसी हिंसा से संभव नहीं, हमेशा याद रखना होगा। अब बढ़ते हैं सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी में बात कोरोना से जुड़े आंकड़ों की। बीते 24 घंटों में देश में कोरोना संक्रमण के 3,32,730 नए केस सामने आए, जबकि इस दौरान 2,263 लोगों की मौत हुई। बीते 24 घंटे में ही 1,93,279 लोग कोविड से ठीक भी हुए। देश में अब कुल एक्टिव केस हैं 24,28,616 और वैक्सीन की बात करें तो कुल 13,54,78,420 डोज लोगों को दिए जा चुके हैं। यहाँ पर मैं एक बात और जोड़ दूं, देश के तमाम हिस्सों से ये शिकायत आ रही है कि लोगों का कोविड टेस्ट नहीं हो रहा है, इसलिए ये आंकड़े हमें अपर्याप्त लगते हैं। दूसरी सुर्खी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मीटिंग से जुड़ी है, जो उन्होंने ज़्यादा कोरोना केस वाले राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोविड मैनेजमेंट को लेकर की। 23 अप्रैल को ही इस मीटिंग में नरेंद्र मोदी ने राज्यों से कहा कि रेलवे और एयरफोर्स के साथ मिलकर ऑक्सीजन की सप्लाई जल्द ही करवाने का बंदोबस्त किया जा रहा है। अगर हम एक राष्ट्र की तरह काम करें तो संसाधनों की कमी नहीं होगी। इस मीटिंग में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भारत सरकार से ऑक्सीजन के प्रोडक्शन और ट्रांसपोर्ट के लिए आर्मी को नियुक्त करने का अनुरोध किया। केजरीवाल ने कहा कि हमें एक नेशनल प्लान की ज़रूरत है, सभी ऑक्सीजन टैंकर्स को आर्मी द्वारा एस्कॉर्ट करवाया जाए। इसी मीटिंग में केजरीवाल ने कहा कि दूर दराज के इलाकों से ऑक्सीजन एयरलिफ्ट करके या ऑक्सीजन एक्सप्रेस के जरिए राजधानी को मुहैया कराई जाए। इस मीटिंग का एक वीडियो भी सुर्खियों में आया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरविंद केजरीवाल से कहा कि आप इस मीटिंग को लाइव कैसे कर सकते हैं, जबकि ये क्लोज डोर मीटिंग है, मीटिंग की एक मर्यादा है। इस पर अरविंद केजरीवाल ने कहा आगे से ऐसा नहीं होगा। तीसरी सुर्खी बंगाल से है। कोरोना के बढ़ते केसेस के मद्देनजर तमाम पार्टियों ने भले ही अपनी रैलियां और शो, इसमें आने वाले लोगों की संख्या सीमित कर दी हो, लेकिन प्रचार चालू है, भले ही वो प्रचार कोरोना से ही क्यों ना पैदा होता हो। जी, बीजेपी ने 23 अप्रैल को ऐलान किया कि बंगाल में सत्ता आने के बाद उनकी पार्टी सबको कोरोना की वैक्सीन मुफ्त में उपलब्ध करवाएगी। इससे पहले इसी किस्म का दावा हमने बिहार चुनाव के मैनिफेस्टो में भी देखा था। शायद पॉलिटिक्स का ये तंत्र ऐसे ही चलता, यहाँ रैली और रोड शो न करने की जिम्मेदारी बाद में आती है, कोरोना की वैक्सीन मुफ्त में बांटने का ऐलान पहले ही। उधर बंगाल में सत्ता बचाने की कोशिश कर रही ममता बनर्जी, उनकी सभाओं में भी जो तय भीड़ है उससे ज़्यादा लोग आ रहे हैं और टीएमसी इसको लेकर आप बीजेपी से क्यों नहीं कहते वाली व्हाट अबाउटरी के मोड में है।
चौथी सुर्खी सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। देश में ऑक्सीजन की कमी और कोरोना के बढ़ते केसेस के मद्देनजर केंद्र सरकार के प्रदर्शन पर स्वतः संज्ञान लिया गया है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे को एमिकस क्यूरी नियुक्त किया था, लेकिन आज हरीश साल्वे ने सुनवाई के समय कहा कि वो इस पद से हटना चाहते हैं। साल्वे का कहना है कि उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि एमिकस क्यूरी के पद पर नियुक्त के लिए उन्होंने पूर्व सीजेआई ऐसे बोबड़े के साथ स्कूल के दिनों की अपनी दोस्ती का इस्तेमाल किया। कोर्ट ने इन आरोपों पर नाराजगी जाहिर करते हुए साल्वे को इस पद से हटने की अनुमति दे दी। ऐसे बोबड़े के नाम के आगे अभी मैंने पूर्व लगाया। आज उनका आखिरी वर्किंग डे था। अगले सीजेआई होंगे जस्टिस NV रमन्ना। जाते जाते अपने विदाई भाषण में बोबडे ने कहा कि मैं संतुष्टि के साथ विदा हो रहा हूं कि मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ काम किया। ये सुर्खियां थी। अब बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। आज बड़ी खबर में हम बात करेंगे उन दवाओं की जिनके बारे में आप रोज सुनते देखते रहते हैं। इन दवाओं की किल्लत की गुहार लोग सोशल मीडिया पर लगाते हैं। पिछले साल जब ये वायरस सामने आया तो लोगों ने इम्यूनिटी बढ़ाने वाले देसी नुस्खे इस्तेमाल करने शुरू किए। तमाम लोग मल्टीविटामिन लेने लगे। इंटरनेट ही जैसे डॉक्टर बन गया। आर्टिकल बताने लगे कि कोरोना से बचने के या इलाज के तरीके क्या हैं। और अब इस भयावह सेकेंड वेव में डरे सहमे लोग न सिर्फ तमाम तरह की दवाइयां खरीद रहे हैं बल्कि इस्तेमाल भी कर रहे हैं। कई तो घर में स्टॉक इकट्ठा कर रहे हैं बिना ये सोचे कि इन दवाओं का क्या असर होगा। ऐसे जितने भी लोग हैं उन्हें थोड़ा सा सावधान होना चाहिए और आगे की बातों को बहुत ध्यान से सुनना और समझना चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे रेमडेसिविर की। ये दवा चर्चा में है। किल्लत और कालाबाजारी की ढेर सारी खबरें भी इससे जुड़ी हैं, लेकिन सवाल उठता है कि ये इंजेक्शन कोरोना पीड़ित व्यक्ति के लिए कितना जरूरी है। वेदांता समूह के चेयरमैन डॉक्टर नरेश त्रेहन की माने तो ये कोई रामबाण नहीं है और ये हर किसी को नहीं दिया जाना चाहिए। 22 अप्रैल को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि अगर किसी को कोविड हो गया है तो उसे रेमडेसिविर नहीं दिया जाना चाहिए। सिर्फ ऐसे लोग जो दूसरी गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं और डॉक्टरों को लगे कि अब इसके बिना काम नहीं चलेगा, तब ही ये इंजेक्शन दिया जाना चाहिए। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का भी यही कहना है। उन्होंने कहा कि 85% कोरोना पीड़ितों को रेमडेसिविर की ज़रूरत नहीं पड़ती। केवल 15% मरीज ऐसे हैं जिनको इस इंजेक्शन या फिर स्टेरॉयड की ज़रूरत पड़ सकती है। चंडीगढ़ के पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च यानी PGI के डॉक्टर GD पुरी ने बताया कि रेमडेसिविर का इस्तेमाल अक्लमंदी से किया जाना चाहिए। उनके मुताबिक अगर मरीज वेंटिलेटर पर है तब इस दवा को नहीं दिया जाना चाहिए। इस दवा के साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। यानी पिछले काफ़ी दिनों से जिस दवा को वायरल संदेशों में कोरोना का अचूक इलाज बताया जा रहा था वो केवल खास परिस्थितियों में ही दिया जा सकता है। जब साल 2020 में दुनिया के कई हिस्सों में रेमडेसिविर का इस्तेमाल कोरोना के इलाज के लिए शुरू हुआ, उस समय भी इस दवा की क्षमता के लिए इसे बनाने वाली कंपनी गिलियाड फार्मा इसका दावा मौजूद था पब्लिक डोमेन में। बाद में WHO ने भी कोविड के केस में इस दवा की उपलब्धि पर सवाल खड़े किए थे। रेमडेसिविर के बाद दूसरी दवा है डेक्सोमेथासोन। डेक्सोमेथासोन एक स्टेरॉयड है। टैबलेट और इंजेक्शन दोनों ही रूपों में उपलब्ध। गठिया, दमा, एलर्जी और शरीर के अंदरूनी हिस्सों में सूजन के लिए इस दवाई को लंबे समय से इलाज के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा है। साल 2020 में यूके के नेशनल हेल्थ सर्विसेज और अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने कहा था कि कोरोना से संक्रमित जिन मरीजों को ऑक्सीजन की ज़रूरत है उन्हें डेक्सोमेथासोन दिया जा सकता है। इसके बाद काफ़ी लोगों पर इसका टेस्ट किया गया और दावे काफ़ी हद तक सही पाए गए। WHO ने भी कहा कि जिन लोगों के लक्षण बहुत गंभीर नहीं हैं उन्हें ये दवा नहीं दी जानी चाहिए। ये तो विदेश की बात हो गई। देश की बात कर रहे हैं तो CSIR के महानिदेशक डॉक्टर शेखर मांडे ने एक रिसर्च के हवाले से मीडिया को बताया कि कोरोना के संक्रमण से जूझ रहे और ज़्यादा लक्षण वाले कई मरीजों पर इस दवा का असर दिखा है। हालांकि डेक्सोमेथासोन का असर उन मरीजों पर नहीं दिखा जिनमें लक्षण कम थे। हम पूरी स्टडी के छपने का इंतजार करेंगे, लेकिन लोगों को ये दवा खुद से बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए। इसके लिए मेडिकल सुपरविजन अनिवार्य है। डेक्सोमेथासोन के बाद नंबर आता है फेविपिराविर का। आप में से कई लोग इसे फेविफ्लू के नाम से भी जानते होंगे। फेविपिराविर का इस्तेमाल बीते कुछ समय से जापान और चीन में फ्लू के इलाज के लिए किया जाता रहा है। दवाइयों की जानकारी वाली एक वेबसाइट है जिसका नाम है 1mg। इसके मुताबिक डॉक्टर की सलाह पर ही इस दवा को खाना चाहिए। खुद से दवा नहीं लेनी चाहिए। बिना किसी जानकारी के इन दवाओं को खाया तो शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाने या डायरिया होने का खतरा है। खून में पाए जाने वाले वाइट ब्लड सेल्स भी इससे कम हो सकते हैं। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं के लिए भी ये दवा सेफ नहीं है। इन जानकारियों के अतिरिक्त एक सवाल ये भी उठता है कि कोरोना में ये दवा कितना फ़ायदा करती है।
मैक्स हेल्थ केयर में इंटरनल मेडिसिन के सहायक निदेशक डॉक्टर रोमिल टिक्कू ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि फेविपिराविर कोरोना में फ़ायदा करती है, लेकिन हर मरीज़ की स्थिति का आकलन करके ही ये दवा दी जानी चाहिए, यानी बिना डॉक्टरी सलाह के इसे लेना सेफ नहीं है। लेकिन एम्स के डॉक्टर नीरज निश्चल का कहना है कि कोरोना पर यह दवा किस तरह असर करती है, ये बात पूरी तरह साफ नहीं है, इसलिए इसको घर में जमा न करें। कोरोना होने पर इसे खुद से न लें, डॉक्टर जो दवा बताए वही लें। फेविफ्लू के बाद अब बात बुडेसोनाइड की। ये एक स्टेरॉयड है और अक्सर अस्थमा यानी दमा के मरीजों को सांस लेने के लिए ये दवा दी जाती है। हाल फिलहाल इस दवा का नाम भी कोरोना के इलाज में लिया जा रहा है। साइंस जर्नल लैंसेट में प्रकाशित एक रिसर्च के मुताबिक कोरोना होने पर बुडेसोनाइड इनहेलर यूज करना ठीक है। तो क्या लैंसेट की स्टडी आखिरी विकल्प है, सब कुछ का दी एंड? शायद नहीं। सबसे पहली बात, जिस स्टडी के आधार पर यह दावा किया गया उसमें 73 लोग शामिल थे जिसे बुडेसोनाइड दिया गया। दूसरी बात यह भी कही गई कि बुडेसोनाइड केवल माइल्ड कोरोना पेशेंट्स को ही दिया जाना चाहिए। ये बात एम्स के डॉक्टर भी मानते हैं। एम्स ने कोरोना मरीजों को 3 श्रेणियों में बांटा है। पहला हल्के लक्षण वाले मरीज, दूसरे ज़्यादा लक्षण वाले और तीसरे बहुत गंभीर लक्षण वाले। अब आपको जिज्ञासा होगी और इस पूरे बुलेटिन को आप कोरोना के इलाज की तरह ले लें तो भी आपको बता देता हूं कि अपने लक्षण आप खुद ना तय करें कि गंभीर, बहुत गंभीर क्या है। और यही कारण है कि बुडेसोनाइड को किसी भी डॉक्टर के कहने पर ही इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। बुडेसोनाइड के बाद नाम आता है एजिथ्रोमाइसिन का। एंटीबायोटिक दवा है जो बैक्टीरिया के विकास को रोकती है। एजिथ्रोमाइसिन न्यूमोनिया, ब्रोंकाइटिस, कान, गला, फेफड़े का संक्रमण और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के इलाज में दी जाती है। इसके अलावा यह भी दावा है कि इसे बड़ी मात्रा में लिया जाए तो किडनी, लीवर के साथ साथ दिल पर भी असर होता है। यूएस नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन ने कहा है कि ये दवा वायरल संक्रमण जैसे सर्दी या फ्लू के लिए काम नहीं करती। कुछ लोगों को एजिथ्रोमाइसिन से एलर्जी भी होती है और ये दवा आमतौर पर पीलिया जैसे लिवर के रोग वाले मरीजों को नहीं दी जाती है। यहाँ भी आपको डॉक्टर की सलाह का ध्यान रखना होगा। जून 2020 में एजिथ्रोमाइसिन और मलेरिया और गठिया में इस्तेमाल होने वाली दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को कोविड पीड़ितों को दिया जा रहा था, लेकिन एम्स ने इस सूची से एजिथ्रोमाइसिन को हटा दिया है। एम्स के डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन के प्रमुख और क्लिनिकल रिसर्च पर बने नेशनल टास्क फोर्स के सदस्य डॉक्टर नवीत विग ने इस बारे में कहा था कि कोरोना वायरस के इलाज में ये एंटीबायोटिक दवाएं ज़्यादा कारगर साबित नहीं हो रही। इलाज की प्रक्रिया में धीमे धीमे बदलाव हुआ है जैसे जैसे जानकारी मिल रही है। पहले एजिथ्रोमाइसिन और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दी जाती थी, अब अध्ययन के बाद ये बात सामने आ रही है कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के साथ एजिथ्रोमाइसिन की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर्स का कहना है कि एजिथ्रोमाइसिन किसी मरीज को देनी है और किसी को नहीं, ये फैसला डॉक्टर लक्षण देख कर करते हैं। चलते चलते आपको एक और खास बात बता दूं, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DCGI ने जाइडस कैडिला कंपनी की एक दवाई वीराफिन को मॉडरेट कोविड-19 इन्फेक्शन के इलाज के लिए मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी केवल वयस्कों के इस्तेमाल के लिए है। जाइडस कैडिला ने 5 अप्रैल को दावा किया था कि वीराफिन की एक खुराक लेने से 91.15% कोविड पेशेंट 7वें दिन तक कोरोना नेगेटिव हो गए। इस दवा के वायरस जनित रोगों के खिलाफ काम करने के दावे मौजूद हैं, लेकिन अभी स्टडी पूरी नहीं है, इसलिए यहाँ भी हम कहेंगे डॉक्टरी सलाह का इंतजार करिए। और आप सुनना चाहेंगे कि डॉक्टर क्या कहते हैं। हमने नालंदा मेडिकल कॉलेज बिहार की डॉक्टर तन्वी श्रीवास्तव से बात की, सुनिए उन्होंने क्या कहा। कोई डेफिनेट ड्रग नहीं है जो कोविड को लिटरली उसका 100% इलाज कर सके। अब 3 तरह से हम कैटेगराइज कर सकते हैं, ठीक है। एक तो ड्रग्स की कैटेगरी आती है जो इम्यूनिटी को बढ़ाता है, उसमें आ जाते हैं आपके विटामिन सी, विटामिन डी, ठीक है, और मल्टीविटामिन सारे। दूसरा आता है सपोर्टिव सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को जो आपका रोकता है, क्योंकि माना जाता है कि वायरल इन्फेक्शन होता है तो आपका इम्यूनिटी कम हो जाती है, उसमें आपको सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकते हैं। तो उसमें आ जाते हैं आपके जो लोग देते आ रहे हैं एजिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन, आइवरमेक्टिन, ये सारी एंटीबायोटिक्स हैं। उसके बाद तीसरी आ जाती है सिवियर पेशेंट्स होते हैं जब व्हेन दे आर एडमिटेड एंड तब उनको जो ड्रग्स चलाई जाती हैं जो सपोर्टिव ट्रीटमेंट में यूज होती है, दोज आर डेक्सामेथासोन, ठीक है। रेमडेसिविर इज आल्सो वन ऑफ दीज डिजीज ड्रग्स। तो रेमडेसिविर, डेक्सामेथासोन, ब्यूटेसोनॉइड, ये सारे ड्रग्स वो हैं जो सिवियर कोविड पेशेंट्स में दिए जाते हैं। सिवियर पेशेंट्स यानी कि जिनका सैचुरेशन कम हो रहा हो, जिनकी ऑक्सीजन की ज़रूरत हो, जिनका सैचुरेशन 94% से कम हो, उन लोगों में दिया जाता है ये ड्रग्स। डेक्सोना जो ड्रग है काफ़ी पुराना ड्रग है, हम बहुत हॉस्पिटल में देते हैं, ICU सेटिंग में भी देते हैं, बट ये ड्रग इट इज़ नॉट एन ओवर द काउंटर ड्रग कि आप
आप गए फार्मासिस्ट के पास और आपने वो दवा ले ली और आपने इट हैज़ अ लॉट ऑफ साइड इफ़ेक्ट्स। देखिए, एक स्टडी की गई थी बहुत इनिशियल टाइम में जब कोविड आया था, कि तो ये देखा गया था कि जिन लोगों को पॉजिटिव, जो लोग आए हैं RT-PCR पॉजिटिव विद कोविड-19, दे हैड डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। तो उस स्टडी के हिसाब से फिर विटामिन डी सप्लीमेंट्स लेना शुरू हो गए। बट क्योंकि कहते हैं विटामिन है बॉडी के लिए अच्छे हैं, तो भी एकदम बहुत ज़्यादा डोसेज में नहीं लेना है। जैसे 600 to 1000 इंटरनेशनल यूनिट्स पर डे कैन बी टेकन, उससे ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। आपने डॉक्टर तन्वी की बात सुनी इन दवाओं पर। अब भी अगर आप बिना सोचे समझे दवाएं खरीद रहे हैं और घर में रख रहे हैं तो सुनिए JJ अस्पताल मुंबई के डॉक्टर हेमंत गुप्त को। कि लोग बहुत सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं और काफ़ी सारे दवाइयाँ वो घर पे स्टॉक करके रख रहे हैं। डॉक्टर की सलाह नहीं ले रहे हैं, खुद से अपना ट्रीटमेंट चालू कर रहे हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से जो भी सर्कुलेट होता है, राइट फ्रॉम आपका स्टीम से लेके, काढ़ा से लेके, रेमडेसिविर से लेके, टॉर्सिलोमैब से लेके, या आपके स्टेरॉइड जैसे आपने बोला, सब कुछ वो कोशिश कर रहे हैं। जबकि ये देखा गया है कि कोरोना का जो सेकंड वेव आया है, इसमें मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक है। यदि मैं इंडिया के पॉपुलेशन का यदि एंटीबॉडी टेस्ट करूं तो मेजॉरिटी ऑफ द लोगों को ये भी नहीं पता चला होगा कि कब कोरोना आगे चला गया और शरीर में एंटीबॉडीज भी आ गए। लेकिन डर इतना बढ़ा हुआ है कि आज मैं ये कह सकता हूं कि 1.30 मिलियन जो पॉपुलेशन है इंडिया की, वो हर एक व्यक्ति डॉक्टर बन गया है सर, और वो हर एक व्यक्ति अपने आप को ट्रीट कर रहा है। तो ये बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक देखा गया है सर। हर व्यक्ति डिफरेंट होता है, जैसे हर व्यक्ति का ब्लड प्रेशर अलग होता है, हर व्यक्ति का टेम्परेचर अलग फ्लक्चुएट होता है, उसी प्रकार से हर व्यक्ति के रिक्वायरमेंट अलग होते हैं। ये जरूरी नहीं है कि मुझे कोरोना हुआ है तो मुझे फ्लाविक्लोर या रेमडेसिविर की जरूरत है, लेकिन लोग अपने आप से डर के सब कुछ कर रहे हैं। ये शो में आज की बड़ी खबर थी। अब रुख करते हैं एक रिपोर्ट का। इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है इंडियन एक्सप्रेस ने। इस रिपोर्ट में कहा गया कि केंद्र सरकार को बीते एक साल में बहुत मौकों पर बताया गया कि देश को ऑक्सीजन की किल्लत का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन शायद सरकार स्थिति को इतनी गंभीरता से नहीं ले रही थी। साल 2020 में लॉकडाउन के एक हफ्ते बाद सेंटर फॉर प्लानिंग द्वारा गठित अफसरों के 11 सदस्यों वाले एक समूह ने ऑक्सीजन की कमी को लेकर सरकार को अलर्ट किया था। ये एम्पावर्ड ग्रुप 6 था, EG6, जिसे प्राइवेट सेक्टर, NGO और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग के लिए बनाया गया था। इस कमेटी ने पहली बार सरकार को ठीक एक साल पहले 1 अप्रैल 2020 को और दूसरी बार नवंबर 2020 को हुई बैठकों में ऑक्सीजन की कमी को लेकर चेताया था। इस मीटिंग में जो कहा गया उसे मैं आपको यहाँ उद्धृत कर रहा हूँ, कोट कर रहा हूँ। आने वाले दिनों में भारत को ऑक्सीजन सप्लाई में किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। इससे निपटने के लिए CII यानी कि कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री और इंडियन गैस एसोसिएशन के साथ सहयोग हो और ऑक्सीजन सप्लाई की किल्लत को ये कम करे। नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में भारत के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर K विजय राघवन, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य कमल किशोर और भारत सरकार की कई इकाइयों के आधा दर्जन अधिकारी मौजूद थे। इसमें PMO, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय के भी लोग शामिल थे। रिपोर्ट के मुताबिक मीटिंग में तय हुआ था कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन आने वाले DPIIT यानी डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, वो इस मसले को देखेगा। ऐसा नहीं कि ऑक्सीजन को लेकर सिर्फ EG6 ने ही आगाह किया था। संसद की स्थायी कमेटी की एक मीटिंग 16 अक्टूबर 2020 को हुई थी। सपा के सांसद रामगोपाल यादव की अध्यक्षता वाली इस कमेटी के सामने केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने बताया था कि कोविड मरीजों के लिए ऑक्सीजन किस तरह से कारगर साबित हो रही है। संसदीय कमेटी की एक रिपोर्ट द आउटब्रेक ऑफ पैंडेमिक कोविड-19 एंड इट्स मैनेजमेंट में कहा गया कि हेल्थ सेक्रेटरी ने कमेटी को बताया कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने नेशनल फार्मास्यूटिक प्राइसिंग अथॉरिटी से कहा है कि इलाज के लिए काम आने वाली ऑक्सीजन के दाम तय करें। हेल्थ सेक्रेटरी ने यह भी बताया कि कोविड से पहले मेडिकल ऑक्सीजन का इस्तेमाल 1000 मीट्रिक टन रोज था और 6000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का इस्तेमाल कारखानों में होता था। ऐसे में इस बात की सख्त ज़रूरत है कि ऑक्सीजन की सप्लाई को सही तरह से मैनेज किया जाए और कीमतें तय की जाए। लेकिन इस पर हुआ क्या? अखबार ने जब मंत्रालय को सवाल भेजे तो जवाब नहीं मिला। नतीजा आपके सामने है। ऑक्सीजन की किल्लत, दवाइयाँ उपलब्ध नहीं, अस्पताल मरीजों को वापस भेज रहे हैं। आज भी पूरे दिन दिल्ली, लखनऊ समेत अलग अलग अस्पतालों से ऑक्सीजन की कमी की खबरें आती रहीं। ऐसे में ये ज़रूरी है कि आप इस पूरी पॉलिटिक्स को, इस पूरी लापरवाही को समझें
और आप ये भी समझें कि संसाधन कहाँ हैं, उनकी ज़रूरत क्या है। डॉक्टर की सलाह को वरीयता दें। दवा आपके हमारे लिए ज़रूरी है, हमारे जैसे करोड़ों लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि आपके बच जाने की जुगत में या होड़ करने की जुगत में किसी ज़रूरतमंद के जीवन का अंत हो जाए। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए। ललन टॉप पर लगातार कोविड से जुड़ी कवरेज जारी है। अलग अलग विशेषज्ञों की बातचीत, अलग अलग मोर्चों से रब्ते। हमने कोविड की दूसरी लहर को ध्यान में रखते हुए वर्क फ्रॉम होम का फैसला लिया है। हालांकि ललन टॉप की 4 टीमें ग्राउंड पर मौजूद हैं, उनका ग्राउंड पर रहना ज़रूरी है ताकि वो आपको ज़मीनी हकीकत बता सकें। हमने 2 प्रोग्राम भी शुरू किए हैं। एक तो कोविड बुलेटिन, जिसमें हम इन ग्राउंड रिपोर्ट्स के कुछ चंक्स आपको दिखाते हैं, और दूसरा उम्मीद की बात, जिसमें हम इस विपरीत परिस्थिति में भी जो व्यक्ति या संस्थाएं लोगों के हित के लिए काम कर रही हैं उनके बारे में बताते हैं। अब फिर से विदा लेने के लिए आपके सामने प्रणाम करता हूं। आप अपना खूब ख्याल रखिए, भरपूर सुरक्षा बरतिए, किसी भी किस्म की लापरवाही की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं है। शुभ रात्रि।